हमारे बीच हमारे मुख्य उद्घाटक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं में उमंग उत्साह दिख रहा है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटक माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अन्य अतिथियों में माननीय श्री BL वर्मा जी, सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। माननीय श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश। और साथ ही स्वागताध्यक्ष माननीय श्री संतोष गंगवार जी, सांसद लोकसभा। हमारे सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश वैद्य जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर डॉक्टर उदय जोशी, हमारे आज के उद्घाटक माननीय अमित शाह जी, भारत सरकार में गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, साथ ही भारत माता की। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार बोलेंगे, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना संस्कार, बिना संस्कार। धन्यवाद। संपूर्ण भारतवर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है सहकार भारती, जिसके 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुए हमारे सभी अतिथि महानुभावों का मैं पुनः सहकार भारती की ओर से स्वागत करती हूं और मंचस्थ अतिथियों के स्वागत और परिचय क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच विद्यमान भारत सरकार में केंद्रीय गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने सहकारिता की छोटी से छोटी इकाई पैक्स से DCC बीज से लेकर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सभी में चुनाव लड़कर नेतृत्व प्रदान किया है और आप ऐसे प्रैक्टिकल कॉरपोरेटर हैं। आपका हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपका मानना है कि देश का आर्थिक विकास सहकारिता से ही संभव है। हर एक व्यक्ति की समृद्धि का लक्ष्य लेकर भेदभाव को दूर करने की दृष्टि रखते हुए कार्य करने वाले माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए मैं सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रमेश वैद्य जी से अनुरोध करती हूं, आज सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का सहकारी उपकरण पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे एवं स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय रमेश वैद्य जी, मैं इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि तुम हिमगिरी जैसे प्रबल रहो, तुम हिमगिरी जैसे प्रबल रहो, तुम अडिग रहो, तुम अटल रहो। भारत माँ रोई बार बार अपमानित होती, कई बार वर्षों से सहती आई जो सौगंध है उन अपमानों की। तुम प्रबल रहो, तुम अडिग रहो, तुम अडिग रहो, तुम अटल रहो। धन्यवाद। और अब मैं अगले क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संबंध में कहना चाहूंगी कि गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत जी और भारतीय राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। विज्ञान के छात्र, राजनीति के प्रणेता, धर्म व संस्कृति के रक्षक, प्रदेश का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ धार्मिक आध्यात्मिक संरक्षण करते हुए विकास करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट कम करने का सार्थक कार्य किया है, इसके लिए भी हम सब आपका, पूरे देश से आई जनता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है।
और आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी से। इन पंक्तियों के साथ मैं भी स्वागत करना चाहूंगी कि मस्त योगी है कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं। मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं, और अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं, है कि हम ज्वालामुखी हैं। और अब स्वागत के अगले क्रम में श्री BL वर्मा जी हमारे बीच में हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती वंदना वर्मा जी को। श्री BL वर्मा जी बदायूं से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, केंद्र सरकार में सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री है। आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपको पुष्प गुच्छ भेंट कर और सहकारी उपकरण भेंट कर स्वागत कर रही हैं श्रीमती वंदना वर्मा जी। साथ ही आप स्मृति चिन्ह भी आपको हम सब की ओर से भेंट करेंगी। अगले क्रम में श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री प्रमोद कुमार प्रधानाचार्य जी को। श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी सहकारिता मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। आप पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाजपा से। माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं श्री प्रमोद कुमार प्रधानाचार्य जी। सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में लक्ष्मणपुरी धाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माननीय श्री संतोष गंगवार जी के स्वागत के लिए मैं श्री चंद्रकिशोर अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री संतोष गंगवार जी हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, बरेली से सांसद हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व श्रम एवं वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में। ऐसे स्वागताध्यक्ष को हमने पाया है। माननीय श्री रमेश वैद्य जी के स्वागत के लिए मैं हिरेंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और हम सब बहुत गौरवान्वित होते हैं, हमारे ऐसे अध्यक्ष हमें मिले हैं जिन्होंने ग्रामीण सहकारिता से कार्य करते हुए आज राष्ट्रीय स्तर तक सहकारिता को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। 1985 से ग्रामीण क्षेत्र से पैक्स के माध्यम से सहकारिता से जुड़े हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो रायचूर जिले के DCCB बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। माननीय डॉक्टर उदय जोशी जी के स्वागत के लिए मैं प्रवीण सिंह जादौन जी से अनुरोध करूंगी। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर उदय जोशी जी मुंबई विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर रहे हैं, यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं और आपने सहकारिता विषय में ही PhD प्राप्त की है। ऐसे विद्वान और ऐसे शोधपरक कार्य करने वाले महामंत्री जी हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लगता है 400 से ज्यादा जिलों में प्रवास करके सहकारिता की अलख जगाई है। ऐसे हमारे डॉक्टर उदय जोशी जी का हम स्वागत करते हैं। आप NCDC के जनरल काउंसिल के मेंबर हैं और NAFCP के डायरेक्टर हैं। 2015 से लगातार आप महामंत्री हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से, सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ दीप प्रकट करने के लिए। ज्योति नमोस्तुते।
विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं संस्कार के ध्येय वाक्य के साथ सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि के लिए समर्पित है सहकार भारती। ऐसी सहकार भारती संगठन के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु उपस्थित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की कड़ी में माननीय डॉक्टर उदय जोशी जी, राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती, आपसे अनुरोध है आप मंच पर उपस्थित होकर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान भारत सरकार के सर्वप्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित जी शाह, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सहकारिता के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री श्रीमान मुकुट बिहारी जी, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष मान्यवर सांसद श्री संतोष गंगवार जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश वैद्य जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर जायसवाल जी, महामंत्री श्री प्रवीण जादौन जी और मंच के सम्मुख उपस्थित लगभग सभी नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष, सहकारिता की गणमान्य हस्तियां, जिसमें मुख्य रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा श्री दिलीप भाई संघानी जी का, जो NCOI के वर्तमान में अध्यक्ष है। कोऑपरेटिव का जो एक सबसे बड़ा ब्रांड है अमूल, उसके ब्रांड एम्बेसडर श्रीमान सोडी जी, हमारे सिक्किम प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मंगलजीत राय, रिजर्व बैंक के निदेशक श्रीमान सतीश जी मराठे, श्री ज्योतिंद्र भाई मेहता और लगभग 27 प्रदेश और 600 से अधिक जिला केंद्रों से आए हुए सहकार भारती के कार्यकर्ता बंधु और बहनें, आज सहकार भारती के इतिहास में ये स्वर्णिम अवसर है कि सहकार भारती के पूरे देश से दायित्ववान और चिन्हित ऐसे कार्यकर्ताओं को यहां पर हम लोगों ने निमंत्रण दिया था और लखनऊ में अधिवेशन होने जा रहा है तो निश्चित रूप से मुस्कुराना भी पड़ेगा कि केंद्र सरकार के प्रथम सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई और उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में उद्घाटन के इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। बिना संस्कार नहीं सहकार, इस घोष वाक्य के साथ विगत 40 वर्षों से सहकार भारती पूरे भारतवर्ष में 27 प्रदेश और 600 से अधिक जिला केंद्रों में काम करती है। स्वाभाविक रूप से सहकार भारती से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता बैंक और क्रेडिट से आए थे, उनके साथ सहकार भारती ने कार्य का प्रारंभ किया।
किंतु अब धीरे धीरे सहकार भारती के इस मंच पर और सहकार भारती के इस कार्यक्रमों में लगभग 20 प्रकार के प्रकोष्ठों का निर्माण सहकार भारती ने यशस्वी रूप से किया है, जिसमें बुनकरों का प्रकोष्ठ है, मछुआरों का प्रकोष्ठ है, हाउसिंग का प्रकोष्ठ है, लीगल प्रकोष्ठ है, महिला सहकारी संस्थाओं का प्रकोष्ठ है। ऐसे लगभग 20 से अधिक प्रकोष्ठों में सहकार भारती का काम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और ऐसे सभी प्रकोष्ठों से प्रमुख कार्यकर्ता आज इस अधिवेशन में उपस्थित रहे हैं। इस अधिवेशन में खास करके सबसे सर्वप्रथम मैं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सहकार भारती ने भी आग्रह रखा था और सरकार ने भी सहकारिता से विकास इस मॉडल को अपनाते हुए स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्र में किया। मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम किसानों की आय दुगनी करने के लिए तथा अपने देश के अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के ऊंचाई से अधिक ले जाने के लिए यह सहकारिता का मॉडल उपयुक्त निश्चित रूप से रहेगा, ऐसी सहकार भारती की भी धारणा है। स्थायी आर्थिक विकास में अधिक गति लाने के लिए नए कोऑपरेटिव्स के डायमेंशंस, जैसे हमने कोरोना के काल में अनुभव किया है कि समाज का बहुत प्रमाण में आर्थिक शोषण हुआ। सहकार भारती का ये आग्रह है, सहकार भारती का ये प्रयास भी है कि आने वाले समय में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी हमने प्रार्थना करी है कि आने वाले समय में हमारा सारा ध्यान हेल्थ कोऑपरेटिव्स, न्यू डायमेंशन कोऑपरेटिव्स की तरफ होना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, इंश्योरेंस है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे विभिन्न प्रकार के फील्ड में जिस प्रकार का विदेशों में अनुभव रहा है सफलता का, उस प्रकार का अनुभव अपने देश में सभी लोगों को लेने के लिए ये नए डायमेंशन कोऑपरेटिव्स की भी आवश्यकता है। मैं इस मंच से सहकार भारती की तरफ से सरकार को आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के नए कोऑपरेटिव डायमेंशन के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। ये सारा निवेदन इसके पूर्व भी सहकार भारती ने, खास करके अमित भाई जब सहकारिता मंत्री बने उसके तुरंत एक हफ्ते बाद सहकार भारती के प्रतिनिधि मंडल की उनके साथ एक भेंट हुई थी। उस समय भी इस प्रकार का निवेदन सहकार भारती ने सरकार को दिया था। इसके बाद भी कई बार मिलना हुआ, उस समय भी इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक सूत्र रूप में अगर हम कहेंगे तो अपने देश में एक निश्चित सहकारिता की नीति और सहकारिता के नीति पर आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 97 कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के स्पिरिट को देखते हुए जो बहुत पुराने समय से चलने वाले अपने देश के सहकारिता के कानून है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। सहकार भारती के एक प्रमुख कार्यकर्ता भी इस विषय को लेकर सरकार के साथ समुचित सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि सहकार भारती के इस निवेदन पर निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णय किए जाएंगे। आज इस अधिवेशन में अमित जी और योगी जी उपस्थित है। आप सभी कार्यकर्ता उनका उद्बोधन सुनने के लिए अधिक उत्सुक है, ये बात मेरे मन में निश्चित रूप से है। इसलिए आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय सहकार।
धन्यवाद डॉक्टर उदय जोशी जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सहकार सुगंध स्मारिका के विमोचन के लिए हमारे आज के अतिथियों से नम्र निवेदन करेंगे। सहकार सुगंध पत्रिका में हम सबको जो विषय अभी हमारे उदय जी ने रखे, इन सारे विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और यह मासिक पत्रिका सतत हम सबका ज्ञानवर्धन करती है। ऐसी सहकार सुगंध स्मारिका का विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण। और अब सहकार गीत वीडियो, इसका भी निर्माण किया गया है। जैसा कि युवाओं का उत्साह कोऑपरेटिव को लेकर बहुत बढ़ रहा है, युवा कोऑपरेटिव का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे युवा गीतकार, लेखक और संगीतकार पुष्कर तिवारी, जो छत्तीसगढ़ सहकार भारती के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने गीत तैयार किया है। इसके विमोचन के लिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्य अतिथि, मुख्य उद्घाटक श्री अमित शाह जी एवं अन्य अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी इस उद्घाटन हेतु। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार 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 भारती, सहकार 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 भारती, संबंधों की आरती, सहकार 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 भारती, तन मन धन है भारती, सहकार 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 भारती, समता न्याय शांति होती लक्ष्य प्राप्ति, सहकार 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 भारती, सहकार। भारत माता की। बिना संस्कार समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो, सभी स्वस्थ शिक्षित संस्कारित समर्थ और सुरक्षित हो, दया नहीं उपकार नहीं यह अपनेपन की भावना। इन विचारों के साथ सहकार भारती काम करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के पहले सहकारिता मंत्री और यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री रमेश वैद्य जी,
राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर जायसवाल जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह चौधरी जी, देश के 27 राज्यों से 600 से अधिक जनपदों से यहां पर पहुंचे 3000 से अधिक सहकार भारती से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के कोने कोने से उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का भी मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, देश की पवित्र नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ की धरती उत्तर प्रदेश है। इस धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकारिता की बात हो तो सहकारिता भारत की जीन्स का पार्ट है। ये भारत की आत्मा है और इसका अगर दर्शन करना हो सही मायने में तो गांव गांव में होने वाले वे आयोजन जिसमें प्रशासन शासन की कोई सहभागिता नहीं होती है, आपस में मिल बांट करके हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वह व्यक्ति जब योगदान देता है तो आयोजन कितना व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाता है। उत्तर भारत में गांव गांव में होने वाले यज्ञ के आयोजन उसके एक आदर्श उदाहरण के रूप में हम सबके सामने हैं। आप देखते होंगे उसमें आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, तो यहां पर यज्ञ का आयोजन गांव समिति तय करती है। यज्ञ के आयोजन के लिए कोई पूंजी एक व्यक्ति दे, यह कभी स्वीकार्य नहीं होता। यह स्वीकार्य नहीं होता। गांव में हर परिवार अपनी क्षमता के अनुरूप उसमें योगदान देता है। हर व्यक्ति उसके साथ लगता है। पुरोहित होगा तो आचार्य का काम करेगा, मजदूर होगा तो यज्ञशाला के निर्माण में योगदान देगा, किसान होगा तो अपने घर से फसल उपज वहां पर यज्ञ के लिए उपलब्ध करवाएगा, कारपेंटर है तो यज्ञशाला को छाने का काम भी करेगा। पुरुष हैं वह प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कार्य करेंगे, महिलाएं हैं तो कलश यात्रा से लेकर के मंगल गान भी उस अवसर पर करेंगे। और सभी लोग मिलकर के जब उस आयोजन को संपन्न करते हैं तो यज्ञ का आयोजन सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। न वहां भेदभाव होता है, न कोई ऊंच नीच होता है, न कोई अपना पराया होता है। वह समाज जोड़ने की सबसे अच्छी इकाई के रूप में हम सबको देखने के लिए मिलती है। और मुझे लगता है कि सहकारिता का ये आदर्श उदाहरण
जिसने हम सबको ये दिया कि सहकार बिना संस्कार नहीं और संस्कार बिना सहकार नहीं। इस भाव का उदाहरण देखना है तो यज्ञों के इन आयोजन के माध्यम से हम गांव गांव में होने वाले आयोजन उसके उदाहरण हो सकते हैं। और संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित होने की गारंटी होती है। सहकारिता की नींव जिन राज्यों में होनी चाहिए थी, राजनीतिक कारणों से वहां पर वह माफिया तंत्र के खूनी पंजों में जकड़ करके रह गई थी, उससे निकल नहीं पा रही थी, सिसकियां ले रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि सहकार भारती ने अपना 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को चुना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। इस दृश्य में आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नई दृष्टि दी है, एक नया नेतृत्व दिया है। देश के मानस को बदलने में और भारत की राजनीति को विश्वसनीयता का प्रतीक बनाने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और हम आभारी हैं कि सहकार भारती जिस बात को लेकर के वर्षों से मांग करती थी कि देश के अंदर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए, और वह गठन किया भी, और गठन करने के साथ ही एक तेजस्वी मंत्री के रूप में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका दायित्व देकर के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं और सचमुच आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्र देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दिया। दुनिया ताज्जुब है, 135 करोड़ की आबादी का भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ा। जनता कर्फ्यू के दिन उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के साथ एक साल करतल ध्वनि के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। उसी दिन तय हो गया था कि कोरोना भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना महामारी के सामने पस्त हुई, लेकिन भारत न केवल मजबूती से इस महामारी के खिलाफ लड़ा है, बल्कि कुछ नई दृष्टि दुनिया को देने में भी सफल हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उसी परिकल्पना का एक साक्षात स्वरूप है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य उद्घाटक मान्यवर श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी उनके आशीर्वचन और मार्गदर्शन हेतु। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्रीमान रमेश वैद्य जी, श्री BL वर्मा जी, भारत सरकार में मेरे साथी सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी, सहकार भारती के महामंत्री
श्री मुकुट विहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री, स्वागत समिति के अध्यक्ष और सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान संतोष गंगवार जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जदौन जी और देश के 600 से ज्यादा जिलों से आए हुए सहकार भारती के सभी प्रतिनिधिगण और देश की सभी नामांकित सहकारी संस्थाओं से आए हुए गणमान्य अतिथि, सबसे पहले तो मैं सहकार भारती का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप सबको मिलने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सहकारिता से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार के चुनाव लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, हारा भी हूं। और सहकारिता के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन करने से धीरे धीरे कालबाह्य होती जा रही सहकारिता को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें योगदान करने वाले ढेर सारे लोगों को जानता भी हूं। तो उसी उपलक्ष्य में आज सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरा, मैं गुजरात से हूं। मैं स्वयंसेवक बना तब से वकील साहब को देखा है, सुना है, बड़े सम्मान के साथ वकील साहब की बातों को ग्रहण कर अपने जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी किया है। और आज जब सहकार भारती के मंच पर हूं तो मेरे लिए यह भी बड़ा भावुक क्षण है कि लक्ष्मण राव जी का सहकार भारती की स्थापना से लेकर उनका देह नहीं रहा तब तक सहकार भारती से अटूट नाता रहा। और आज मैं यहां इसी मन से उनको बड़ी विनम्रता से के साथ कार्यांजलि दे पाऊं, इस प्रकार का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सत्व के संरक्षण और संवर्धन करने वाली, सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने वाली, सहकारिता के अंदर सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। मेरी जानकारी में अकेली सहकार भारती ये काम करती है, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है सरकार, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत कर सहकारिता की भावना को मजबूत कर देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, एक प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना है सहकार भारती का उद्देश्य। तो एक प्रकार से निर्मल प्रकार की बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र तरह से चलती ये संस्था है। इसलिए मैं आप सबको इसके कार्यकर्ता होने के नाते, इसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप जब सहकारिता का काम कर रहे हो, सहकार भारती का काम कर रहे हो, तब आप इतना जरूर याद रखना कि आप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति का एक साधन बनकर काम कर रहे हो। लगभग 27 प्रदेश, 600 से भी ज्यादा जिले और अनेक प्रकार की सहकारिता के
क्षेत्रों के अंदर सहकार भारती ने अपना व्याप पहुंचाया है, अपने काम को पहुंचाया है। आज एक छोटा सा बीज जो बोया गया था उसको एक वटवृक्ष के रूप में यहां पर इस सभागार में हम देख रहे हैं। और ये आपका 7वें अधिवेशन में 600 जिलों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां आए हैं। वो बताता है कि सहकार भारती कितना अपने काम को बढ़ाने में इतने सालों के अंदर सफल हुई है। मित्रों, बहुत सालों से देश भर के सहकारिता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, संगठन, सहकारी समितियां और अलग अलग संगठनों की मांग थी कि सहकारिता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सहकारिता को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाना चाहिए। और वो सहकारिता मंत्रालय धीरे धीरे अलग अलग कारणों से कालबाह्य होता जा रहा सहकारिता के आंदोलन को फिर से एक नई जोम, नई ऊर्जा, नया उत्साह दे और सहकारिता आंदोलन आज भी रिलेवेंट तरीके से देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। मुझे आप सबको कहते हुए आनंद होता है कि मोदी जी को देश की जनता ने जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसकी दूसरी ही कैबिनेट में उन्होंने विचार रखा था कि एक सहकारिता मंत्रालय का गठन करना चाहिए। और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है, देश के प्रधानमंत्री ने सहकारिता विभाग का गठन कर दिया। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का मुझे मौका दिया है। सहकारिता मंत्री कोई पद नहीं है, सहकारिता मंत्री जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वैकुंठ भाई मेहता, विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल, लक्ष्मण राव इनामदार, ऐसे कई सारे लोगों ने जो परंपरा खड़ी करी है, जिस प्रकार से सहकारिता को भारत की आत्मा के साथ ओतप्रोत किया है, इस यात्रा को आगे ले जाना, उसको गति देना, उसको नई दिशा देना और गंतव्य स्थान पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। मगर सहकारिता की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई अब कैसे है टिकेगा, इसकी रिलेवेंसी कितनी बच गई है, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मैं सहकार मंत्री के नाते उन सबको ये मंच का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप जिस लिज्जत पापड़ को खाते हैं वो एक सहकारिता की सक्सेस स्टोरी है। देश के घर में हर रोज अमूल ब्रांड का दूध, दही या छाछ आप पीते हो, वो सहकारिता का एक सफल मॉडल है। देश भर के किसान जिस इफ्को या क्रिप्को के खाद का उपयोग करते हैं वो भी एक कोऑपरेटिव है। और इस सफल कोऑपरेटिव के जो मॉडल खड़े हुए हैं, इसके आधार पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल खड़े हुए हैं। और उसका देश की इकोनॉमी में योगदान अगर देखना है तो शायद आज के अर्थतंत्र के अभ्यास करने वालों को इस और कभी ध्यान नहीं गया है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर
कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है, जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। और ये सारी गतिविधियों का मुनाफा किसी व्यक्ति के घर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, करोड़ों छोटे छोटे लोगों के बैंक अकाउंट में ये जमा हो जाता है। और मैं मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दिलाने का, छोटे से छोटे व्यक्ति की आय को बढ़ाने का काम हो सकता है। आर्थिक विकास कई सारे रास्तों से किसी एक देश का संभव हो सकता है, मगर समप्रमाण आर्थिक विकास, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास के अंदर योगदान हो, हिस्सेदारी हो और आर्थिक विकास का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, कुछ न कुछ फायदा पहुंचे, ये सहकारिता के सिवा संभव नहीं है। और इसलिए इस आंदोलन को एक नई गति देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, उस वक्त हम सब सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियां और संगठन, सहकार भारती जैसे संगठन, सब ने इसके विकास के लिए द्रुत गति से संकल्पित होकर मोदी जी के इस निर्णय के साथ खड़े रहना चाहिए। देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां सहकारिता आंदोलन आज बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में भी अब काफी सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा चल रहा है, कई सारे राज्य हैं। मगर कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां आती जाती सरकारों के कारण सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्ति के कगार पर है। मैं यहां जब सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित हूं, तब सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन का जहां जहां वैक्यूम हुआ है, वो वैक्यूम के भरने के लिए अपने संगठन की गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। और देश के हर कोने में, देश के हर जिले में, देश की हर तहसील में और 10-15 साल में देश के हर गांव के अंदर सहकारिता का कोई न कोई सफल यूनिट चले, इस प्रकार से इस आंदोलन को गति देनी चाहिए। अगर ये करना है तो आपको काम के 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। संगठन का प्रचार प्रसार और व्याप बढ़ाने की 3 हिस्सों में रणनीति बनानी पड़ेगी। एक तो सहकारिता की दृष्टि से डेवलप स्टेट, सहकारिता की दृष्टि से डेवलपिंग स्टेट जैसे यूपी, और सहकारिता की दृष्टि से अनडेवलप्ड स्टेट। एक जमाने में सहकारिता बहुत अच्छी होती थी, मगर आज नहीं है। इस प्रकार के 3 राज्यों के हिस्से बनाकर अपनी अपनी संगठन को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। उसके ट्रेनिंग के लिए कानून के अंदर समयानुकूल परिवर्तन के लिए, पारदर्शी चुनाव के लिए, पारदर्शी रिक्रूटमेंट की पद्धति के लिए, खुला सदस्य पद हो इसके लिए, और ऑडिट जो होता है वो ऑडिट नियमित रूप से हो इसके लिए एक प्रकार से सभी सहकारी समितियों में आपने एक संस्कार का आरोपण करना पड़ेगा, संस्कार को हर समिति तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर आंदोलन को गति मिल सकती है, तभी जाकर आंदोलन को वेग मिल सकता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार ने ढेर सारी चीजों को हाथ में लिया है। जैसे सहकार भारती के महासचिव जी ने कहा, मोदी सरकार व्यापक विचार विमर्श के बाद एक नई सहकार नीति लाने के लिए कृत संकल्प है और कुछ ही समय में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसकी गतिविधियों को हम शुरू करेंगे। इस देश की कृषि व्यवस्था में पैक्स उसकी आत्मा है। देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को कंप्यूटराइज करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ही समय के अंदर हाथ में लेने वाली है और हर पैक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के साथ जोड़कर नाबार्ड से पैक्स तक एक पूरी पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम से स्थानीय भाषा के अंदर हो, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण भी हम करने जा रहे हैं। ये जो नए बदलाव हो रहे हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर भी बहुत जल्दी से हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं तब हमारे बहुत सुझाव है, स्वाभाविक है आप लोगों के सुझाव होंगे, मगर उसको हम सुझावों के लिए पहले जनता के सामने 1.5 माह के लिए हमारी वेबसाइट पर रखने वाले हैं। जितने भी सुझाव आएंगे उस पर चर्चा विचार कर कर इसको फाइनल स्वरूप, मगर एक मसौदा कुछ ही समय में आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण की दृष्टि से आमूल चूर परिवर्तन करने का। अभी तक प्रशिक्षण सहकारी समितियां चलाने वालों का ही हुआ है, इस पर ही ज्यादा बल दिया गया है या सहकार के प्रचार प्रसार पर। प्राइमरी मेंबर का प्रशिक्षण करेंगे तभी समितियां कंट्रोल में रहेगी, तभी समितियां जवाबदेह बनेगी, तभी समितियों में पारदर्शिता आएगी। तो प्रशिक्षण के पूरे क्षेत्र के अंदर प्राइमरी मेंबरशिप को निग्लेक्ट अब तक किया गया है। अब जो प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनेगी, भारत सरकार के तत्वाधान में दिलीप भाई यहां बैठे हैं, उनको साथ में रखकर करेंगे। बहुत राज्य के राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष भी यहां आए हैं, उनको भी साथ में रखेंगे। मगर प्रशिक्षण में प्राइमरी मेंबर के प्रशिक्षण को भी हम समाहित कर कर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उनके माध्यम से समितियों की जवाबदेही तय करने का हम काम करेंगे। सहकार के क्षेत्र के अंदर नए नए आयाम कैसे जोड़े जा सकते हैं, उसके लिए भी एक टास्क फोर्स काम कर रहा है। वो भी एक नए मसौदे के साथ कुछ समय में देश की जनता के सामने आएगा और सहकारिता के क्षेत्र के अंदर जो सहकारी गतिविधि चल रही है वो एक दायरे में अपने आप को एक सांचे में न ढाल ले, इसके लिए भी भारत सरकार करी है। जैसे देश भर में अब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी है, जागरूकता भी बहुत आई है। उर्वरक के कारण, खाद के कारण भूमि की उर्वरा खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है उसका, ऑर्गेनिक फूड का, मगर क्या कोई किसान इसका फायदा प्राप्त कर पाएगा? क्या कोऑपरेटिव ने आगे आना पड़ेगा। इसके परीक्षण की व्यवस्था, भूमि के परीक्षण की व्यवस्था, उसके उत्पाद के परीक्षण की व्यवस्था, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था और फिर मार्केटिंग का चयन। मुझे आनंद है अमूल के चेयरमैन साहब भी यहां बैठे हैं, सोडी भी यहां बैठे हैं। अमूल ने एक प्राथमिक दृष्टि से
प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है और आगे पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे। हम पहले 2 राज्यों को हाथ में लेंगे जहां पर ऑर्गेनिक खेती के मार्केटिंग की चेन की व्यवस्था होगी, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को इसका पूरा फायदा कोऑपरेटिव के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाए। इस प्रकार से नए नए क्षेत्रों के अंदर कोऑपरेटिव का व्याप कैसे बढ़े, ये हमें करना चाहिए। ढेर सारी बातें हैं मित्रों, आज एक ही दिन में मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मैं इतना भरोसा दे सकता हूं आपको कि अब कोऑपरेटिव के साथ कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दूं। और बहुत कम समय में दिखना भी शुरू होगा, क्योंकि मोदी जी स्वयं मानते हैं कि सहकारिता के बगैर इस देश के सम विकास में इस देश का सम विकास करना असंभव है। हर व्यक्ति का समान विकास ना कम्युनिस्ट थियरी से हो सकता है, ना पूंजीवादी थियरी से हो सकता है। सहकारिता एकमात्र मध्यम मार्गी रास्ता है जिससे सम विकास संभव है, और इस देश में कई अच्छे सहकारी मॉडल ने इसको करा है। 36 लाख बहनें अमूल में दूध देकर सम्मान के साथ जी रही हैं। बहुत बड़ा है, उदाहरण है, और यही मॉडल को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, तब मैं आप लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूं। सहकार भारती अपने संगठन को, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे जहां पर कोऑपरेटिव का रीच गांव तक नहीं है, वो राज्यों में नए कोऑपरेटिव बनाने में अपने संगठन का उपयोग कर सकती है क्या? मुझे लगता है कि हमने संगठन की शक्ति बढ़ाने पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ संगठन की सुगंध बढ़ाने में भी हमने ध्यान रखना चाहिए, और ये तभी बन सकती है कि जब वैक्यूम को हम भरेंगे। दूसरा काम है, आप जितनी भी डिमांड दे रहे हैं, मैं कई बार मिला हूं, गुजरात में भी मिला हूं, सहकारिता मंत्री बनने के बाद भी मिला हूं। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी लेकर आना चाहिए। सॉल्यूशन का सुझाव उसको फाइनल नहीं मानना चाहिए, परंतु सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारी चीजें जो स्वस्थ रूप तरीके से नहीं चलती है, इसके लिए सहकार भारती ने एक थिंक टैंक कर काम कर इसके सॉल्यूशन पर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और सहकारिता मंत्रालय को ये निष्कर्ष भी देने चाहिए। जैसे पारदर्शी चुनाव कैसे हो, ओपन मेंबरशिप कैसे हो, ट्रेनिंग का मॉडल क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट के अंदर जो करप्शन है इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हमें भी मालूम है, इसके कारण सहकारिता आंदोलन आज निर्बल हो रहा है, इरिलेवेंट हो रहा है। ये सारी चीजों को हम कैसे बदल सकते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सहकार भारती जैसे संगठन कर सकते हैं। और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाकर अगर आप भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को देंगे, तो मुझे भरोसा है कि सभी राज्य सरकारों के साथ में रखकर हम जरूर उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के साथ इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, आप भी, मैं भी,
कई सारे आंदोलनों के कारण हम उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। और भगवान काशी विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग औरंगजेब से लेकर आज तक जो श्रद्धालु वहां जाता था वो दुखी होकर आता था, वहां की स्थिति को देखकर। मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी लोग हो सके तो काशी दर्शन करिए, कर जाना, दिव्य शांति का अनुभव आप लोग करें। काशी विश्वनाथ धाम को भव्यता और दिव्यता देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कई सालों से अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए देश और दुनिया के कई लोग लगे रहे, मगर वो शुभ दिन नहीं आता था। जब दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, कुछ महीने पहले ही मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और कुछ महीने बाद ही श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने का हमें सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ की आबादी है। दुनिया के कई सारे देश की आबादी भी उससे 1/3 भी नहीं होती। मगर कई सालों से यहां की राजनीतिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में यहां 300 सीटों के साथ सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने और आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यूपी आज कंट्रीब्यूटर है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ। सारे माफिया, सारी अव्यवस्थाएं, सारे भ्रष्टाचार को एक 5 साल के अंदर ही यूपी की सीमाओं के बाहर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। और आप सब लोग जब यहां आए हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है और योगी जी से भी आग्रह है, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद और काशी की पुस्तिका आप सबको वो दे, जिसको आप घर पे भी ले जा सकें। और जहां तक हो सके आप सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके जाइए। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मैं बहुत आशाओं के साथ आप सबके बीच में आया हूं। सहकार भारती एक सहकारिता के क्षेत्र में नया बदलाव लाने के लिए नए सहकारिता विभाग की सहायक बनेगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमित शाह जी। जैसा कि आपका मानना है देश का आर्थिक विकास सहकारिता से ही संभव है, हर एक व्यक्ति की समृद्धि का लक्ष्य लेकर भेदभाव को दूर करने की दृष्टि रखते हुए कार्य करने वाले हैं माननीय अमित शाह जी। आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम पुनः पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। सहकार भारती आई है, नई रोशनी लाई है। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, सहकार भारती आई है। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रवीण जी को आमंत्रित करती हूं। सहकार भारती के इस सुंदर और भव्य आयोजन के उद्घाटन अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी प्रथम सहकारिता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में सहकारिता एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी,
उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित देश की सभी शीर्ष संस्थाओं के सभी सम्मानित सहकारी जन, उत्तर प्रदेश सरकार में सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्य, यहां उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी गरिमा में उपस्थित से हम सभी अभिभूत हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सहकार। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार 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 भारती, सहकार 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 भारती, संबंधों की आरती, सहकार 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 भारती, तन मन धन है भारती, सहकार 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 भारती, समता न्याय शांति होती लक्ष्य प्राप्ति, सहकार 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 भारती, सहकार।